उत्तराखंड से खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्य सेवक सदन में आयोजित प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी एवं सह प्रभारी संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं इस अवसर पर उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर पदाधिकारियों के साथ विस्तार से विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और संगठन के बीच सशक्त समन्वय ही सुशासन की आधारशिला है और पदाधिकारियों से आग्रह किया गया कि वे योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सतत संवाद और फीडबैक की आवश्यकता भी बताई। वहीं कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए पदाधिकारियों के सुझाव सुने और संगठन की मजबूती के लिए समर्पण, अनुशासन और टीम भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। और अब खबर देहरादून से। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च से गैरसैंण में आयोजित होगा, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन वहीं विपक्ष ने सरकार से सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि बजट सत्र कम से कम 21 दिन का होना चाहिए। इसमें भी सोमवार का दिन जरूर कार्यवाही में शामिल किया जाना चाहिए। तो देखिए, बजट सत्र होगा विधानसभा का, लेकिन इसको लेकर विपक्ष ने जो है आवाज उठाई है। विपक्ष का कहना है कि बजट सत्र की जो अवधि है वो बढ़ाई जाए और साथ ही सोमवार का जो दिन है वो जरूर उस दिन कार्यवाही होनी चाहिए। देखिए, हमने माननीय मुख्यमंत्री से पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि बजट सत्र की न्यूनतम अवधि 21 दिन रखी जाए। 21 दिन का सत्र आहूत किया जाए और उसमें सोमवार का दिन भी सुनिश्चित हो, क्योंकि सामान्य बजट प्रस्तुत होना है। प्रभावी राज्यपाल जी का भी भाषण भी होना है। सामान्य बजट पर चर्चा होती है, फिर विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होती है और जो विभिन्न मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो गंभीर विषय हैं, कांग्रेस उनको भी सदन में लाना चाहती है नियमों। और अब बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून से खबर है। देहरादून जिला न्यायालय को आज सुबह करीब 11 बजे धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें न्यायालय को बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई। मेल कथित तौर पर पाकिस्तान और एलटीटी के नाम से भेजा गया है। इससे पहले नैनीताल, काशीपुर, हल्द्वानी, टिहरी, उत्तरकाशी और रामनगर के न्यायालयों को भी इसी तरह के धमकी भरे ईमेल मिले थे। धमकी मिलने के बाद न्यायालय परिसर में हड़कंप भी मच गया और अधिवक्ता और कर्मचारियों में दहशत का माहौल देखने को मिला। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस, बम स्क्वाड टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची और पूरे ही परिसर में सघन तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि कल ही बार काउंसिल के चुनाव संपन्न हुए हैं और चुनाव के समय इस तरह की धमकी भरे ईमेल आने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। तो न्यायालय को बम से उड़ाने की एक बार फिर जो है धमकी दी गई है। इस तरह की जो बम की धमकी है पहले भी अलग अलग न्यायालयों को दी जा चुकी है, जिससे कि पहले भी दहशत का माहौल बना, हड़कंप मचा और एक बार फिर यही स्थिति देहरादून में देखने को मिली। और देखिए, कल ही जो है चुनाव संपन्न हुए, बार काउंसिल के चुनाव, और ऐसे में अब इसके बाद जो है बम की धमकी मिली है। हालांकि देखिए, जैसे ही बम की धमकी मिली, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस टीम, डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची है। सघन तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। परिसर को खाली करा लिया गया, लेकिन फिर भी दहशत का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है। सुबह 11 बजे धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ था। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जिला न्यायालय को ये धमकी भरा ईमेल आज सुबह 11 बजे प्राप्त हुआ है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। जिला न्यायालय को धमकी भरा ईमेल मिला, जिसके बाद जो है हड़कंप मचा, दहशत फैल गई। हालांकि देखिए,
जैसे ये ईमेल प्राप्त हुआ तुरंत ही पुलिस की टीम को सूचना दी गई। पुलिस टीम, डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची है। सघन तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, न्यायालय परिसर को खाली करा लिया गया है। सभी लोग जो हैं बाहर हैं, लेकिन फिर भी दहशत का माहौल ज़रूर देखने को मिला है, क्योंकि ये इस तरीके का ईमेल जो है इससे पहले भी अलग अलग न्यायालयों को भेजा जा चुका है। धमकी भरे ईमेल मिले हैं। आज सुबह एक बार फिर धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ है। देखिए, आज प्रातः जिला जज कार्यालय से सूचना प्राप्त हुई थी कि उनके यहाँ कोई मेल आया है जिसमें कि जो हमारा जो जिला जज का परिसर है उसको बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई थी। तो जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई थी, तत्काल पुलिस के द्वारा इसमें संवेदनशीलता का परिचय देते हुए आप भी देख रहे हैं कि बिल्डिंग को खाली करवा लिया गया है और जो कॉशन टेप लगा के सभी को बाहर करके कॉर्डन कर लिया गया है। दोनों गेट हमारे बंद कर दिए गए हैं। बाहर ट्रैफिक के लिए भी हमारे ड्यूटी लगा दी गई और साथ ही साथ अंदर सर्च के लिए हमारा जो बीडीएस की टीम है, हमारी डॉग स्क्वाड है और साथ ही साथ बुलेट प्रूफ पहने हमारे जो जवान है मैस लाके वो हमारी टीम लगा दी गई है, जो कि पूरा बेसमेंट से लेके पूरा ऊपर तक का पूरा अभी कैंपस को अभी पूरा सर्च कर रही है और अभी तक ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु। और अब खबर टनकपुर से है। राज्य सरकार के जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत मंगलवार को टनकपुर के गांधी मैदान में बहुउद्देशीय जनसेवा शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिलाधिकारी मनीष कुमार ने की, जहां प्रशासनिक अमला सीधे जनता के बीच पहुंचा और पेंशन, राशन कार्ड, आधार संशोधन, किसान पेंशन सत्यापन सहित विभिन्न समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया। कृषि, उद्यान, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पूर्ति और नगर पालिका समेत कई विभागों ने स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी और पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही लाभान्वित भी किया गया। जन सुनवाई के दौरान 92 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से 48 का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया, जबकि 35 पात्र व्यक्तियों का किसान पेंशन सत्यापन भी स्थल पर ही पूर्ण कराया गया। शेष मामलों को संबंधित विभागों को अग्रसरित करते हुए समयबद्ध समाधान के निर्देश भी दिए गए। तो देखिए, टनकपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लोगों की शिकायतें सुनी गई और कई शिकायतें ऐसी जिनका मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, समाधान किया गया और जो बाकी की शेष शिकायतें हैं उनके भी जल्द समाधान की बात कही गई है। लगातार पूरे जनपद में चल रहा है और इसी की हम लोग आखिरी कड़ी में अभी हैं। आज ये जो है आज हमारा ये नगरीय क्षेत्र में तीसरा कार्यक्रम है जो हम लोग कर रहे हैं। पार्टी में कार्यक्रम हो गया, इसके बाद हम लोगों ने लोहा घाट में किया, चंपावत में किया, आज हमारा यहाँ टनकपुर में है। तो हम लोग अब अंतिम चरण में है जन जन की सरकार कार्यक्रम में और प्रत्येक शिविर में जो हमारी सम्मानित जनता है उनकी व्यापक जन सहभागिता इसमें रही है और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जितनी भी समस्याएं आई हैं उनको बहुत ही गहनता से सुना गया है और उसके निस्तारण के लिए, समेकित निस्तारण के लिए सभी जितने भी हमारी टीम है, जनपद प्रशासन है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनको निर्देशित भी किया गया है। और अब खबर मसूरी से है। पूर्व मंडी परिषद अध्यक्ष संजय चोपड़ा हरिद्वार से मसूरी आए और पटरी व्यापारियों के समर्थन में खड़े हुए। पटरी व्यापारियों ने शहीद स्थल झूलाघर पर बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने 6 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी से शीघ्र वार्ता करने की बात कही। व्यापारियों ने मांग की है कि उन्हें माल रोड के निकट ही पटरी व्यापार करने की अनुमति दी जाए और यदि नगर पालिका द्वारा उन्हें हटाया गया तो आंदोलन और अधिक उग्र किया जाएगा। संजय चोपड़ा ने कहा कि जब तक वेंडर जोन नहीं बनाया जाता है उन्हें माल रोड पर ही व्यापार करने दिया जाना चाहिए था। तो पटरी व्यापारियों को संजय चोपड़ा का समर्थन प्राप्त हुआ है। पटरी व्यापारी जो कि देखिए अपनी मांग उठा रहे हैं, माल रोड पर जिस तरीके से व्यापार कर रहे थे वहां से उन्हें हटाया गया, तो उसके बाद उनमें नाराजगी भी और कह रहे हैं कि जब तक कहीं और उनकी व्यवस्था नहीं होती है उन्हें वहीं पर ही कार्य करने दिया जाए। और इसको लेकर संजय चोपड़ा का समर्थन पटरी व्यापारियों को प्राप्त हुआ है। माल रोड पर व्यापार की अनुमति की मांग इनके द्वारा की जा रही है। 6 सूत्रीय मांग पत्र नगर पालिका को सौंपा जाएगा। वेंडर जोन से पहले ही हटाए जाने पर विरोध कर रहे हैं, इसको लेकर ज्ञापन सौंपने की तैयारी है। माल रोड पर ही व्यापार की अनुमति की मांग इनके द्वारा की जा रही है और भी कई अन्य मांगे हैं। 6 सूत्रीय मांग पत्र नगर पालिका को अब सौंपा जाएगा।
उस टाउन प्लान के अंदर जो है मंसूरी के जो रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर है उसको भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, और सम्मिलित किया जाना चाहिए। उसका जो मानक है ये मानक नहीं है। देखिए, पटरी कोई भी लगा सकता है। कोरोना काल में आपने देखा होगा बड़े बड़े शोरूम वाले फुटपाथ पर सब्जी बेच रहे थे कोरोना काल के दौरान, और कोरोना काल के दौरान जब वो सब्जी बेच रहे थे क्या वो स्ट्रीट वेंडर बन गए? तो मैं कहना चाहता हूँ कि स्ट्रीट वेंडिंग कोई भी किसी हालत में कभी भी कर सकता है। अगर वो पाया जाता है सर्वे में स्ट्रीट वेंडर है, उसको जो सूची नगर पालिका द्वारा बनाई जा रही है मंसूरी द्वारा, एक तो उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। दूसरा, जो वेंडिंग जोन यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं और उन वेंडिंग जोन से पहले जहाँ इनका कारोबार चल रहा था, जब तक वो वेंडिंग जोन विकसित नहीं हो जाते तब तक उनको जो है वहीं कारोबार करने की अनुमति दी जाए। हमने ये मुद्दे उठाए हैं कि मतलब हमें जो है जो रोजगार के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए जहां हमारा रोजगार चल सके। जैसे कि आज मतलब इंदौर में उन्हें भेज दिया गया है, ठीक है, उन्हें भेज दिया, जितने वहां जाने तो हमें कोई इससे दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें माल रोड से सटी हुई जगह चाहिए जहां हमारा काम चल सके, जहां पर्यटक आ सके। चलिए बढ़ेंगे आगे। लोहाघाट से खबर। आईटीबीपी की 36वीं वाहिनी लोहाघाट परिसर में आयोजित बिल्डिंग क्लाइंबिंग डेमो ने सभी दर्शकों को रोमांचित कर दिया। कमांडोज ने ऊंची इमारतों पर फुर्ती और सटीक तकनीक के साथ चढ़ाई कर हैरत अंगेज कारनामे दिखाए, तो वहीं महिला हिमवीरों ने भी साहस और आत्मविश्वास का परिचय देते हुए प्रदर्शन कर ये साबित किया कि वे किसी भी चुनौती में पुरुष जवानों से कम नहीं है। कठिन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया, संतुलन और टीम वर्क का शानदार समन्वय इस डेमो की खासियत रही। 36वीं वाहिनी के कमांडेंट संजय कुमार ने बताया कि इस प्रकार के अभ्यास जवानों की शारीरिक क्षमता, दक्षता, मानसिक मजबूती और आपदा या आतंक रोधी परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई की दक्षता को और मजबूत बनाते हैं। और अब खबर मसूरी से। कैंपटी स्टैंड के निकट हाल ही में खुदाई के दौरान यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद प्रशासन ने यातायात को डायवर्ट कर दिया। वर्तमान में वाहनों को हरनाम सिंह मार्ग से 0 पॉइंट की ओर भेजा जा रहा है, लेकिन बीच रास्ते में ही टैक्सी और अन्य वाहन खड़े होने से लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। इस मार्ग पर कई प्रमुख विद्यालय स्थित हैं, जिससे छात्र छात्राओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी और कैंपटी फॉल जाने वाले पर्यटकों को भी इसी मार्ग से भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण में 1 से 2 माह का समय लग सकता है। ऐसे में स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को रोजाना जाम से जूझना पड़ रहा है। अभी पीडब्ल्यूडी द्वारा इसमें काम कराया गया और सड़क थोड़ी बहुत चौड़ी भी हुई है, परंतु जो यहाँ की मसूरी की टैक्सी है, जो टैक्सी वाले हैं, इन्होंने इतनी अति मचा रखी है कि इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी। इस मार्ग पर साइड में ये गाड़ियां लगा के चले जाते हैं और हफ्ता हफ्ता तक यहाँ पर ये टैक्सी ड्राइवर नहीं आते। और कई बार हमने पुलिस प्रशासन से भी शिकायत करी, शिकायत कर करके भी हम थक गए, क्योंकि ऊपर जितने स्थानीय निवासी हैं वो भी बहुत परेशान है। सुबह यही रोड से बच्चे भी स्कूल जाते हैं। देहरादून से खबर। थाना बसंत बिहार पुलिस ने गुमशुदा युवक दिगंबर धीमान हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। 11 फरवरी 2026 को शास्त्री नगर निवासी संतराम धीमान ने अपने 28 वर्षीय बेटे दिगंबर धीमान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो 9 फरवरी को कोर्ट में पेशी के बाद घर नहीं लौटा था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि दिगंबर के कुछ साथी भी उसी रात से लापता थे। मोबाइल सीडीआर विश्लेषण और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध टैक्सी चालक राजनंदन निवासी न्यू पटेल नगर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तो वहीं पूछताछ में टैक्सी चालक ने खुलासा किया कि 9 फरवरी की रात दिगंबर के साथियों ने उसके शव को कंबल में लपेटकर उसकी स्विफ्ट डिजायर टैक्सी से चिड़ियापुर के जंगल में ले जाकर रेत में दबा दिया था। 11 फरवरी की साय को श्री संतराम धीमान जी, जो कि थाना बसना क्षेत्र के रहने वाले थे, उनके द्वारा अपने बेटे दिगंबर धीमान की गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 9 फरवरी को उनका बेटा कोर्ट में किसी काम से गया हुआ था और वो वापस नहीं आया। इनकी गुमशुदगी पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा छानबीन की गई, मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया और जिनके साथ इनका उठना बैठना था उनसे भी जानकारी की गई। जानकारी करने में आया कि इनके 2-3 दोस्त जो हमेशा इनके साथ रहते थे और इनके साथ ये नशा वगैरह भी करते थे, तो उनके संबंध में जानकारी की गई और उनका भी घटना वाले दिन से घर पर नहीं होना पाया गया।
और जब पुलिस के द्वारा और गहनता से संवेदनशीलता से इसमें जानकारी की गई तो पता चला कि 9 तारीख की साय को इन 2-3 लड़कों का किसी टैक्सी में बाहर जाना ज्ञात हुआ है। जब उस संबंध में जानकारी की गई, टैक्सी चालक का पता किया गया तो टैक्सी चालक को पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर उसे जानकारी की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जो 2-3 इनके दोस्त थे उनमें से एक के द्वारा इनको गड्ढा कॉलोनी बुलाया गया था शाम को। और बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। दिनेशपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पारिवारिक कलह ने एक वृद्ध महिला की जान ले ली। एक कलयुगी बहू ने मामूली विवाद के बाद अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर पति और सास पर जानलेवा हमला बोल दिया। बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी बहू समेत 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। घटना दिनेशपुर की है, जहां रिश्तों का कत्ल कर देने वाली इस वारदात ने सनसनी फैला दी। जानकारी के अनुसार प्रसेनजीत शाह का विवाह 4 वर्ष पूर्व काशीपुर की रहने वाली सुरभि से हुआ था। बताया जा रहा है कि शादी के बाद से ही घर में आए दिन वाद विवाद की स्थिति होती थी, लेकिन कल रात इस विवाद ने खूनी रूप ले लिया। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर समाज में बढ़ते हिंसक व्यवहार और बिखरते रिश्तों पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उसके बाद अचानक से आए मेरे ऊपर 4-5 लोगों ने हमला किया। हाँ, और जब हमला किया तो मेरे को उस टाइम तो अचंभव हो गया क्या हो रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद 2-3 बार मेरे सिर में मारा। उसके बाद मेरे को उसके बाद पता ही नहीं क्या, मतलब मेरे को कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरे को पकड़ रखा था और ये देखिए सोनू उर्फ प्रसन्नजीत, जहाँ पर आप खड़े हैं ये इनका घर है, ये सामने इनकी दुकान है। इनका कहना है कि इसका ससुराल काशीपुर में है। इनकी घरवाले के साथ एक बच्चे को लेके इनके शाम के टाइम कहासुनी हो गई थी। तो ये और दिन ऊपर वाले 2 मंजिले में सोते हैं, तो कल रात ये नीचे अपनी माँ के बगल वाला कमरे पर आके सोया था। इसका कहना है कि इसकी घरवाली ने अपने मायके वालों को बुलाया और इनके साथ मारपीट की, और जिसमें इसको चोट भी लगी है। इनका आरोप ये भी है कि मारपीट से इनकी मदर को चोट आई। हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने इसको दौराने इलाज डेथ घोषित किया है। तहरीर आ गई है, सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।